दोस्तों जरा ये देखो, ये सन नहीं बल्कि हमारी अर्थ है आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ आग थी और अर्थ पर हर तरफ लावा के समंदर थे। इसकी कंडीशंस इतनी बुरी थी कि अर्थ एक जहन्नुम जैसी दिखाई देती थी। तो दोस्तों वैसे तो मैंने प्लैनेट मरकरी और प्लैनेट वीनस पर वीडियोस बनाई हैं, बट ये वीडियो सबसे स्पेशल है क्योंकि ये मेरे फेवरेट प्लैनेट अर्थ पर है। वो प्लैनेट जिस पर मैं पैदा हुआ और वो प्लैनेट जिस पर आप सब लोग भी पैदा हुए। अर्थ इस यूनिवर्स का एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है और अर्थ ही वो प्लैनेट है जिससे हम सबकी कहानी जुड़ी है। यानी सीधे लफ्जों में कहा जाए तो अर्थ इस पूरी यूनिवर्स का सबसे बेस्ट प्लैनेट है। और आज की इस वीडियो में हम अर्थ की सारी स्टोरी जानेंगे, यानी हमारी अर्थ कैसे बनी और कैसे इसने इस पूरे यूनिवर्स की सबसे रेयर चीज़ यानी लाइफ को पैदा किया। तो दोस्तों अगर हमें अर्थ की कहानी जानना है तो हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थ आखिर कैसे पैदा हुई। तो बात करते हैं स्टोरी ऑफ अर्थ्स फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये कहानी है आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले की। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था, ना कोई प्लैनेट और ना कोई सन और ना ही हमारी अर्थ। उस टाइम अगर कुछ था तो गैस और डस्ट का एक बहुत ही बड़ा बादल था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से मिल्की वे में घूम रहा था। ये बादल ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना था और इसे हम नाम देते हैं सोलर नेबुला। तो सोलर नेबुला स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता, बट एक दिन कुछ अजीब हुआ। ये घूमते घूमते एक स्टार के पास पहुंच गया जो अब फटने वाला था। और जब भी एक स्टार मरता है तो वो फट जाता है। तो जैसे ही वो स्टार फटा तो ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धूल का ये बादल ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगा और बहुत तेजी से घूमने लगा और यूं घूमते घूमते इसका सेंटर काफ़ी गर्म हो गया जहां हमारा सन पैदा हुआ। तो सबसे पहले हमारा सन पैदा हुआ और जब सन पैदा हुआ तो सन के गिर्द धूल की एक डिस्क बन गई जिसको हम नाम देते हैं प्लूटो प्लैनेटरी डिस्क। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। प्लूटो का मतलब होता है पहले बनने वाली और प्लैनेटरी का मतलब होता है प्लैनेट्स, यानी वो डिस्क जो प्लैनेट से पहले बनती है। तो पहले ये डिस्क बनी और फिर उसके बाद बने प्लैनेट्स। जी हाँ, क्योंकि ये डिस्क डस्ट से बनी थी तो जब ये यंग थी तो सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही थी तो इसमें मौजूद डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़ोर ज़ोर से टकराकर बड़े होने लगे, जो पहले तो रॉक्स बने और फिर जब ये छोटे रॉक्स बिलियंस ऑफ ईयर तक एक दूसरे से टकराते रहे तो फिर ये बने रॉकी प्लैनेट्स जैसे हमारी अर्थ। तो अर्थ अब पैदा हो चुकी थी लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यहाँ टेम्परेचर तकरीबन 12,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था और यहाँ हर जगह लावा के समंदर थे जो कि ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे। अर्थ एक तपती हुई आग की दुनिया थी, बट इससे पहले ये ठंडी होती कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इतना अजीब कि इसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल था, क्योंकि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो उसका साइज उतना बड़ा नहीं था जितना आज है। ये आज के मुकाबले में 10% छोटी थी और इसके पास एक चीज़ मिसिंग भी थी और वो था मून। तो सवाल जो हमारे दिमाग में पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्थ का साइज भी बढ़ गया और हमारा मून भी पैदा हो गया। तो बात करते हैं स्टोरी ऑफ मून्स फॉर्मेशन। दोस्तों जब हमारी अर्थ यंग थी तो ठंडी हो रही थी तो इसके साथ एक हादसा हुआ जो कि एक तो इसका साइज बड़ा कर गया और दूसरा इसको एक तोहफा भी दे गया जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ ठंडी हो रही थी तो मार्स के जैसा एक प्लैनेट आकर हमारी अर्थ से टकराया जिसे आज हम नाम देते हैं थिया। थिया इतनी स्पीड से आकर हमारी अर्थ से टकराया कि अर्थ के टुकड़े हो गए। एक एस्टिमेट के मुताबिक थिया की स्पीड 9 किलोमीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा थी और ये इतनी स्पीड है कि इसको इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। मुकाबले के तौर पर अगर हम एक बुलेट की स्पीड को देखें तो वो भी 650 से 4500 फीट पर सेकंड होती है और कहाँ 4500 फीट और कहाँ 9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी थिया बुलेट से भी ज़्यादा तकरीबन 7 टाइम्स फास्ट था। और जब ये हमारी अर्थ से टकराया तो अर्थ एक लावा की तरह उबल गई। अर्थ की तकरीबन आधे से भी ज़्यादा सरफेस तो स्पेस में ही चली गई और ये कुलियन इतना वायलेंट था कि अर्थ की अपर मेंटल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और कोल का मेंटल जैसे लावा भी सरफेस पर आ गया। कुछ ही सेकंड्स में अर्थ एक मोल्टन बॉल बन गई जो मटेरियल स्पेस में उड़ा। उसमें से कुछ अर्थ पर वापस आने लगा और कुछ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करने लगा, जिसने पहले तो एक रिंग बनाई, बाद में उस रिंग के अंदर एक नई दुनिया पैदा हुई जिसे अब हम चांद के नाम से जानते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जब चांद पैदा हुआ तो ये बहुत ही गर्म था। तो वैसे तो चांद हमारी अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों चांद उस वक्त अर्थ से तकरीबन 22,500 किलोमीटर ही दूर था, जो अर्थ के इतना ज़्यादा पास था कि अगर हम इसे देख लेते तो ऐसा लगता कि एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के गिर्द मंडला रही है। वैसे चांद अब पैदा हो चुका था, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, हमारी अर्थ का साइज बड़ा कैसे हुआ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अर्थ के साइज की। अर्थ थिया के टकराने से लावा की तरह पिघल गई थी, वो फिर दोबारा से ठंडी होने लगी, और जब ये ठंडी हो रही थी तो इस पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुआ करती थी, जिसको LHB यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। LHB एक ऐसा टाइम था जहां मिलियंस ऑफ ईयर तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिससे हुआ ये कि अर्थ का साइज 10 से 20% बढ़ गया, और दूसरा अर्थ को एक चीज़ तोहफे में मिली जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बनी, और वो चीज़ थी पानी। तो अब बात करते हैं वाटर ऑन अर्थ। दोस्तों बात यह है कि जब हमारी अर्थ पैदा हुई तो उस पर शुरू से पानी नहीं था, क्योंकि जब ये पैदा हुई तो ये इतनी गर्म थी कि इस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट ही ना कर पाता। तो सवाल जो हमारे दिमाग में पैदा होता है कि अर्थ पर ये पानी आखिर आया कहाँ से। तो जैसे कि मैंने बताया है कि अर्थ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, तो चलो डिटेल से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों आज से तकरीबन 4.1 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारा मून बन चुका था और अर्थ पर भी सॉलिड सरफेस आ चुकी थी, तब सोलर सिस्टम में कुछ अजीब हो रहा था। हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स यानी जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून अजीब हरकतें करने लगे। ये उस टाइम सन के सबसे पास हुआ करते थे, और इनका ऑर्बिट भी आज के मुकाबले में काफ़ी छोटा हुआ करता था। और हुआ ये कि ये एक दूसरे से ज़्यादा पास होने की वजह से एक दूसरे के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करने लगे, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जुपिटर कर रहा था, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा था, और ये जब पैदा हुआ तो ये सोलर सिस्टम के और अंदर आ रहा था। बट इससे पहले ये इनर प्लैनेट्स को तबाह करता, सैटर्न ने इसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब सैटर्न की ग्रेविटी से जुपिटर पीछे तो आने लगा, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट था तो इसकी इंस्टेंस ग्रेविटी ने सैटर्न को धक्का मारकर बहुत दूर भेज दिया। अब जब सैटर्न को धक्का लगा तो उसने यूरेनस को धक्का मारा, और यूरेनस ने इसी तरह नेपच्यून को धक्का मार दिया। अब जब नेपच्यून को धक्का लगा तो वो काइपर बेल्ट के और अंदर जाने लगा, जिसने उसने बहुत सारी काइपर बेल्ट्स को डिस्टर्ब किया। अब हमारे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि आखिर ये काइपर बेल्ट क्या है। नहीं पता तो मैं बताता चाहता हूँ कि प्लेनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन स्टार्ट होता है जहाँ ट्रिलियंस ऑब्जेक्ट एक गोल चक्कर बनाकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, दवार प्लैनेट्स और आइस रॉक्स वगैरह। ये रीजन हमारे सन से बहुत दूर है, और हमारे एक्स प्लैनेट प्लूटो भी इसी रीजन में आता है, यानी प्लूटो भी काइपर बेल्ट के अंदर है। और अगर हम प्लूटो के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो बहुत जल्द आपके पास होगी। खैर दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं, और बात हो रही थी काइपर बेल्ट की। तो काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो सन से बहुत दूर है, तो इसलिए यहाँ जो एस्ट्रॉइड्स और कोमेट्स हैं उनमें बहुत सारों में आइस जमी हुई है। तो हुआ यूं कि जब नेपच्यून ने इन एस्ट्रॉइड्स को डिस्टर्ब किया तो ये इनर प्लैनेट्स की तरफ मूव करने लगे, और फिर मिलियंस ऑफ ईयर तक ये अर्थ पर बारिश की तरह बरसे, जिसे आज हम कहते हैं लेट हैवी बम्बार्डमेंट। अराउंड 300 मिलियन सालों तक ये एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ पर तबाही मचाते रहे, लेकिन ये अपने साथ आइस लाया करते थे, जो धीरे धीरे पानी बनकर हमारी अर्थ पर कलेक्ट होने लगा। यानी अर्थ पर अब पानी आ रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घंटी बजाता है कि अर्थ ने इस पानी को होल्ड कैसे किया होगा, क्योंकि उसके लिए तो एक एटमॉस्फेयर चाहिए ना। तो बात करते हैं अर्थ्स एटमॉस्फेयर। दोस्तों इस एटमॉस्फेयर के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, ये करता क्या है। दोस्तों एक एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस की एक चादर होती है जो एक प्लैनेट के गिर्द तब बनती है जब एक प्लैनेट के पास बहुत सारी गैसेस का मजमुआ होता है, और वो गैसेस ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट के गिर्द होल्ड हो जाती हैं, और गैसेस की ये चादर बहुत सारे फंक्शंस करती है, जैसे प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, सन से आने वाली खतरनाक रेडिएशंस यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अंदर ना आने देना, प्लैनेट के अंदर जो गैसेस मौजूद होती हैं उनको बाहर ना निकलने देना, वेदर्स को कंट्रोल करना, और फिर एक वाटर साइकिल बनाना। जैसे ये वाटर साइकिल इस प्लैनेट से बाहर कहीं
نہ جائے اور واٹر ایویپوریٹ ہوکر ایٹماسفیئر کے اندر ہی رہے اور واپس برس جائے بارش بن کر۔ یہ سب کام ہوتے ہیں ایک ایٹماسفیئر کے، اور ہماری ارتھ کا ایٹماسفیئر بھی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ جب پلینٹس آکسیجن بناتے ہیں تو ارتھ کا ایٹماسفیئر اس آکسیجن کو باہر جانے نہیں دیتا، یہ آکسیجن کو اپنے ہی اندر ہولڈ کرتا رہتا ہے جس سے ہم لوگ سانس لے پاتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب پانی ایویپورائز ہوتا ہے تو وہ بھی ایٹماسفیئر میں جمع ہونے لگتا ہے جس سے کلاؤڈز بنتے ہیں اور پانی واپس برس جاتا ہے بارش بن کر۔ یعنی اگر ایٹماسفیئر نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی گیس، چاہے وہ آکسیجن ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی گیس ہو، وہ اسپیس میں سے نہیں جائے گی اور پانی بھی اسپیس میں ایویپوریٹ ہو کر چلا جائے گا۔ تو اگر ایٹماسفیئر نہیں ہوگا تو نہ تو ارتھ پر پانی ہوگا اور نہ ہی لائف۔ چلو اب جانتے ہیں کہ ہماری ارتھ کا ایٹماسفیئر کیسے بنا۔ دوستو، جب ہماری ارتھ پیدا ہوئی تو اس نے سولر نیبولا سے کچھ گیسز تو اٹریکٹ کی تھیں، لیکن ان گیسز کو ہولڈ کرنے کے لیے کوئی ایٹماسفیئر نہیں تھا، تو وہ گیسز اسپیس میں اسکیپ کر گئیں، یا پھر کچھ گیسز جو بچ گئی تھیں انہیں سن سے آنے والی سولر وینز نے اڑا دیا۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جب کوئی گیس بچی ہی نہیں تو ایٹماسفیئر آخر کیسے بنا؟ تو دوستوں، ہوا یوں کہ آج سے تقریباً 4.4 ملین سال پہلے جب ارتھ ٹھنڈی ہو رہی تھی تو ارتھ پر ایک ایسی وولکینک ایکٹیویٹی شروع تھی جس نے ارتھ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ وولکینک ایکٹیویٹی اتنی انسٹینس تھی کہ اس نے پوری ارتھ کو لاوا سے بھر دیا، جسے ہم آج کہتے ہیں ہیڈن ایون۔ ہیڈن ایک گریک ورڈ ہے جو نکلا ہے ہیڈ سے۔ ہیڈس ایک گریک گاڈ کا نام تھا جو انڈر ورلڈ پر راج کرتا تھا، یعنی نرک پر۔ نرک ایکچولی ایک ہندی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی دنیا جو زمین کے نیچے ہوتی ہے اور اس کا انوائرمنٹ جہنم جیسا ہوتا ہے۔ تو ہیڈس ایک گریک گاڈ کا نام تھا اور ایون کا مطلب ہوتا ہے پیریڈ، یعنی ہیڈن ایون ایک ایسا پیریڈ تھا جو انڈر ورلڈ یعنی نرک جیسا تھا۔ یہ پیریڈ بھلے ہی بہت بھیانک تھا، لیکن اسی پیریڈ میں ہماری ارتھ کا ایٹماسفیئر بنا، کیونکہ جو گیسز اس لاوا سے نکل رہی تھیں انہیں ارتھ کی گریوٹی نے اپنے گرد ہولڈ کر لیا، جو دھیرے دھیرے ایک ایٹماسفیئر کو جنم دینے لگی، جس سے ہوا یوں کہ پانی ایسٹرائڈز کے ذریعے ہماری ارتھ پر آ رہا تھا۔ وہ کئی سو ملین سالوں تک ارتھ پر کلیکٹ ہوتا رہا اور پھر بار بار برستا رہا بارش بن کر۔ ان بارشوں نے ارتھ پر سمندر بنائے، دریا بنائے اور بہت سارا پانی ہماری ارتھ کی اسپیس نے ایبزورب کر کے نیچے بھیج دیا، جیسے ہم آج زمین سے نکال کر یوز کرتے ہیں۔ یعنی ارتھ پر جتنا بھی پانی آج موجود ہے، پھر چاہے وہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، وہ سارا پانی ارتھ پر شروع سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایک بوند باہر سے آئی۔ تو جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم پانی پیو تو یہ سوچ کر پینا کہ میں اسپیس سے آئی ہوئی ایک چیز پی رہا ہوں جو کہ بلینز آف ایئرس پرانی ہے۔ تو خیر، ارتھ پر اب ایٹماسفیئر آ چکا تھا، لیکن اس ایٹماسفیئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اسی لیے ارتھ نے ایک میگنیٹک فیلڈ بنائی جو اگر نہ ہوتی تو شاید اب ایٹماسفیئر بھی نہ ہوتا۔ تو اب بات کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ آن ارتھ۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مارس کے پاس ایک ایٹماسفیئر کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہ تو لیکوڈ واٹر ہے، نہ وہاں بارش ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں لائف سروائیو کر پائے گی۔ یعنی اگر ہم مارس پر جا کر اپنا اسپیس سوٹ اتارا تو کچھ ہی سیکنڈز میں ہمارا خون ابل جائے گا، برین ڈیمیج ہو جائے گا اور ہم بے ہوش ہو کر تب تک گرے رہیں گے جب تک ہماری موت نہیں ہوگی۔ اور یہ سب مارس پر کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہاں کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں ایٹماسفیئر کیوں نہیں ہے؟ تو دوستوں، اس کا جواب ہے میگنیٹک فیلڈ۔ مارس کے پاس کوئی میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مارس کا ایٹماسفیئر آج اتنا پتلا ہو چکا ہے کہ وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب میگنیٹک فیلڈ کیا ہوتی ہے، یہ کیسے بنتی ہے، پہلے یہ سمجھ۔ دوستوں، میگنیٹک فیلڈ دراصل ایک میگنیٹ کے گرد بنتی ہے جو چیزوں کو اٹریکٹ اور ریپیل کرتی ہے۔ جسے ہم آج کسی لوہے کی چیز کو میگنیٹ کے قریب لاتے ہیں تو انویزیبل فورس اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم میگنیٹ کے دو ایک جیسے پولز کو ایک دوسرے کے ساتھ لاتے ہیں تو وہ وہی انویزیبل فورس ان میگنیٹ کو دور پھینک رہی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، اسی انویزیبل فورس کو ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں، اور ایسے ہی میگنیٹک فیلڈ ہماری ارتھ کے پاس بھی ہے، کیونکہ ہماری ارتھ کی کور میں بہت سارا پگھلا ہوا آئرن ہے جس کی کنٹینیوس موومنٹ سے ہماری ارتھ کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو رہی ہے اور ارتھ ایک بہت بڑا میگنیٹک فیلڈ بنی ہوئی ہے۔ اب ارتھ کی یہ میگنیٹک فیلڈ کیا کرتی ہے؟ یہ سن سے آنے والی خطرناک سولر وینز کو ریپیل کرتی ہے اور اسے ہمارے ایٹماسفیئر تک نہیں پہنچنے دیتی۔ یعنی اگر ارتھ کے پاس یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو سولر وینز سیدھا ہمارے ایٹماسفیئر سے ٹکراتی اور اسے دھیرے دھیرے تباہ کر دیتی، جس
जिसे आज मार्स के साथ हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी जिसने मार्स के एटमॉस्फेयर और इसके ओशियंस को प्रोटेक्ट कर रखा था। मार्स पर भी लिक्विड ओशियंस थे और वहाँ अर्थ जैसा ही इन्वायरमेंट था, बट सिर्फ तब तक जब तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड थी। कहते हैं कि मार्स की ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं गायब हो गई और मार्स के सारे समंदर स्पेस में चले गए। मार्स एक मिट्टी का ढेर बन गया। दोस्तों, बात हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट किया और यूं हमारा एटमॉस्फेयर तबाह होने से बच गया। अब अर्थ पर एक एटमॉस्फेयर था और एक मैग्नेटिक फील्ड भी थी। तो चलो अब सबसे पहले ज़रूरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अर्थ पर लाइफ कैसे शुरू हुई। तो अब बात करते हैं लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों, हमारे इंटायर सोलर सिस्टम में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं जिस पर लाइफ हो। इनफैक्ट मैंने ये प्लैनेट्स पर वीडियो बनाऊंगा और मैं उन वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि इन प्लैनेट्स पर क्या कुछ है, क्योंकि जब 1610 में गैलीलियो ने पहली बार दूसरे प्लैनेट्स को स्पेस में एक टेलीस्कोप से देखा तो तब से लोगों को ये लगने लगा कि शायद दूसरे प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो। लोग सब प्लैनेट को एलियन लाइफ का घर समझने लगे और ख़ास तौर पर वीनस और मार्स को, क्योंकि ये अर्थ के सबसे पास वाले प्लैनेट्स हैं। तो पहले लोगों को लगने लगा कि शायद बाकी प्लैनेट्स पर भी कोई एडवांस एलियंस की सिविलाइजेशन होगी या फिर वहाँ डायनासोर्स घूम रहे होंगे, क्योंकि अर्थ पर तो एक एस्ट्रॉयड गिर गया था जिससे तमाम डायनासोर्स मर गए थे। तो हो सकता है कि मार्स और वीनस पर कोई एस्ट्रॉयड टकराया ही ना हो और वहाँ आज भी डायनासोर्स घूम रहे हों। तो लोगों को बाकी प्लैनेट्स को लेकर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन तब तक जब तक उन प्लैनेट्स पर स्पेस क्राफ्ट नहीं गए, क्योंकि जैसे ही हमने दूसरे प्लैनेट्स पर स्पेस क्राफ्ट भेजे तो हमें ये पता लगा कि उन प्लैनेट्स पर तो कुछ था ही नहीं। लाइफ अगर थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर थी। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ है और यूनिवर्स में भी हमें लाइफ का कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला। हम इस यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन हमें कहीं भी लाइफ नहीं दिखी। हाँ, हमें लाइफ होने के कुछ क्लोज मिले हैं, यानी लिक्विड वाटर, एक एटमॉस्फेयर और कुछ प्लैनेट्स जो अपने साथ सिर्फ इतनी ही दूरी पर हैं जितनी दूरी पर हमारी अर्थ सन से है। तो हो सकता है कि उन प्लैनेट्स पर भी लाइफ हो, लेकिन अभी तक हमने उन पर लाइफ को डिस्कवर नहीं किया। तो इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ लाइफ होगी या नहीं। इट मीन्स हमारी अर्थ इस यूनिवर्स की रेयर चीज़ है और अर्थ पर ये लाइफ कैसे शुरू हुई ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जैसे हम डिस्कस करेंगे अर्थ के पार्ट नंबर 2 में। तो अगर पार्ट 2 आ चुका है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट अगर वो अभी तक नहीं आए तो स्क्रीन पर आप कुछ रैंडम वीडियोस देख रही होंगी जिनमें से आपको जो अच्छी लगे उस पर क्लिक कर लो। अगर आपको इस वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर मज़ा नहीं आया तब भी लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो को मुकम्मल तौर पर तैयार करने में बहुत सारी मेहनत, टाइम और सर्चिंग करना पड़ती है। तो इसलिए अगर आप ऐसी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा कनेक्शन जुड़ा रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।